देखिए यहाँ पे फाइंड टाइम टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 40 डिग्री 10 डिग्री टू 40 डिग्री। 10 से 40 डिग्री पहुंचने में इस बकेट के पानी को कितना टाइम लगेगा? कीजिए कीजिए, ट्राई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। लॉस हो गई क्या? इसको नहीं मिल रही उतनी एनर्जी, लॉस नहीं चला गया। वो तो आइडियल कंडीशन होता है ना कि 100% एफिशिएंसी कहते हैं। मैंने कहा कि इसकी एफिशिएंसी 80%। माधव दौड़ा कीजिए, बटन बाहर निकल रहा है। थोड़ा नहीं है, बहुत है। नहीं, लिटरली सही बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सेहत को लेके बोल रहा हूँ। हो सकता है, मेरे को नहीं पता है इसलिए। हाँ वही कर, आपकी मर्जी है जिस पैरामीटर में लेना चाहें। देखिए यहाँ पे आपको पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही पावर होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 20% लॉस हो रहा है एनर्जी का, तो इसको कितना मिल रहा है? 80%। तो आपने एनर्जी क्या ली? 80%, मतलब कि 0.8। 80 का मतलब क्या हुआ? 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, तो इतनी एनर्जी किसको मिल रही है? पानी को। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम कितना दिया हुआ है? 10 kg। एस की वैल्यू जूल में लेंगे तो क्या लेंगे? 4200 जूल पर केजी पर सेकेंड, यही होता है ना। और एम एस डेल्टा टी निकाल लीजिए टाइम। हाँ सेकेंड से। कितना आ रहा है टाइम? 126/80 सेकेंड या मिनट? अरे सामने है, मैं इसको भी सॉल्व करूं? मेरे को मत कीजिए, आप बताइए, जिसने बताया वो। हाँ तो ठीक है, जो आ रहा कीजिए। ठीक है, कर लीजिए। हो जाएगा ना कि इसको सॉल्व करूं मैं? अब देखिए गीजर, गीजर कैसे काम करते हैं। अब हम लोग जब गीजर खरीदने जाते हैं तो सिंपल जो दुकान वाला होता है वो पहले बोलता है कि आप कितने मेंबर है ना, वो मेंबर के हिसाब से बात करता है। बोलते हैं 5-6 मेंबर है तो 10 लीटर वाला ले लीजिए, 20 लीटर वाला ले लीजिए। बेवकूफ बना रहे हैं।
ठीक है, उसको थोड़ी ना पता, वो तो उसको तो चिपकाना है अपना प्रोडक्ट, ठीक, उसको बेचने से मतलब है, ठीक है। अब अगर गीजर लेने जाना है तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज के लिए गीजर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि आपको जो गीजर यूज करना है ये वाटर टैप है गीजर का, तो इसका एरिया मेरे को पता होता है ना, गीजर का एरिया, वाटर टैप का एरिया पता होगा। और मैंने कहा कि इधर से जो स्पीड होनी चाहिए, मान लीजिए बकेट है, बकेट में आपको पानी भरना है, ठीक है। तो अगर बकेट में पानी भरना है तो मेरे को ये पता है कि इतनी देर में पानी भर जाना चाहिए, मैं जिस पर्पज के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। अगर बर्तन धोने के लिए तो मतलब कि उसकी स्पीड काफी तेज होनी चाहिए, ठीक है। बाथिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो मैंने कहा कि बकेट भर जाए तो उसके बाद नहा लूंगा, तो बकेट भरने में मैंने कहा कि 1 मिनट का टाइम लगे, ठीक है। तो मैंने सब अप्रोक्सीमेशन वगैरह निकाला और मैंने कहा कि इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो पानी की स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। और मेरे को इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता था और मैंने कहा कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि अगर इतने एरिया में से इतना पानी निकलेगा तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम निकला, ऐसे निकलेगा ना पानी। तो मैं तो ये मान के चलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक। तो ये पानी निकला 1 सेकंड में कितना निकला, 10 मीटर। और एरिया कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये कितना वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम इन 1 सेकंड, 10 into 10⁻⁴, दैट मीन्स 10⁻³ मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम निकला, ठीक। अब डेंसिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मास पता चल जाएगा, मास पर सेकंड। डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 kg, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हर एक सेकंड में 1 kg पानी नीचे गिरना चाहिए, ठीक। अब हर एक सेकंड में 1 kg पानी गिर रहा है तो आपने कहा कि हो सकता है जो भी बकेट की रिक्वायरमेंट आपने कहा 30 सेकंड लगेंगे पानी भरने में, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक। अब मेरे से पूछा गया कि मेरे को कौन सा गीजर लेना चाहिए, ठीक। अब मैं गीजर की अब उसकी पावर रेटिंग निकालूंगा कि उसकी तो पावर से मतलब है ना, गीजर कितनी जल्दी पानी को गर्म कर रहा है। अब मैंने कहा कि जो अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्मली जब से बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो 10 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज ऐसे मैंने मान लिया। मैंने कहा कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और मेरे को इसको वार्म करना है, मैंने कहा कि 40 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मैंने कहा कि इतना मेरे को पानी चाहिए जो 40 डिग्री सेल्सियस पे। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अभी मैं अपनी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो टेम्परेचर डिफरेंस, मैंने कहा कि मेरे को कितनी हीट चाहिए पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड, एम, एस, एस कितना होता है 4200 इंटू डेल्टा टी। तो ये आपने निकाल लिया, तो आपने कहा ये 126 किलोवाट, ठीक है। अब खुद सोच के देखिए 1 सेकंड में 1 kg पानी गिर रहा है, ठीक है। तो बकेट को 5 से 10 सेकंड, 5 से 6 सेकंड पूरी बकेट भर जाएगी। ये अमूमन हम लोग घर में यूज नहीं करते, ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि पावर रेटिंग बहुत ज्यादा आ रही है ना। आप तो जो गीजर यूज करते हैं घर में कितना होता है, 1 किलोवाट के मैक्सिमम, जो छोटे वाले गीजर आते हैं 3 किलोवाट या 4 किलोवाट, इतना यूज करते हैं मैक्सिमम हम लोग। 1.5-2 किलोवाट में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम लोग कहते हैं 5 मिनट वेट कर लेंगे, ठीक। क्योंकि 126 किलोवाट का लेंगे ना तो पता चला कि आप बिजली का बिल ही पे करते हुए निकल गए, ठीक है। एक बार आपने उसको ऑन किया तो हजारों रुपए दे दिए बिजली विभाग को, ठीक। तो बोलेंगे ठंडे पानी से नहा लेते, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक तरह से मान लीजिए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए थी गीजर की,
वो निकाल लिया आपने। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि अरे तो आप देख लीजिए, क्या हीट में नहीं आता? अच्छा नीट में गीजर तो नहीं, उस पर पूछा गया इमर्जन रॉड पे, पूछ भी सकते हैं, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं भी कुछ दिन पहले यहाँ पे गीजर खरीदने गया था आगरा में, ठीक है, तो दुकान वाला पीछे पड़ गया था कि 20 लीटर का लीजिए आप। मतलब क्यों लूं, ठीक है, तो वो हेवल्स का पूरा बताने लगा, इसमें ये है इसमें ये है। मैंने कौन सा मोटर यूज हो रहा है, बोलता मोटर का नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं, पहले पहले मोटर तो बताओ। तो वो फिर बाद में वो समझ गया, तो बोलता है सर आप बिजली विभाग से हैं क्या? मैंने नहीं, मतलब कि मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए। तो आखिर में उसने कहा कि आपको जो खरीदना है वो खरीद लीजिए, क्योंकि मेरे कारण उसके 2 कस्टमर जा चुके थे। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, हम लोग इसको मैकेनिक्स से कई बार बताए, मैकेनिक्स से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेन से बहुत बार पूछता है, नीट ने 1-2 बार पूछा है। मैकेनिक्स से कैसे जोड़ सकते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, टाइप्स बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि मैकेनिक्स से कैसे इसको कंबाइन किया जाता है। मैंने कहा कि आपके पास एक वुडन प्लैंक है, अब एक बुलेट आ रहा था, आपने कहा कि 500 ग्राम का बुलेट है और इसकी स्पीड आपकी 400 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और ये बुलेट आया और ये इसमें कहा गया कि ये कितनी डिस्टेंस मूव करता है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बुलेट आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। इसका मतलब जब ये इसके अंदर पेनिट्रेट हुआ होगा बुलेट, तो ये एक रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा ना कंटिन्यूअसली, तभी तो ये फाइनली रुकेगा, ठीक। तो इसमें बोला गया ये जो वुड कंटिन्यूअसली जो भी रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा था, तो मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स के कारण वर्क डन हुआ, ये कह रहे हैं ना, वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा था ये। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ कि रेजिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया, और मैंने कहा कि जो रेजिस्टिव फोर्स ने काम किया उसका 1/4 पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब कि सिंपल क्या हुआ, 1/4 ऑफ हाफ mv², फाइनली तो 0 हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एम एस ऑफ वुड इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अरे मैंने बोला कितना ही, वो क्वेश्चन के हिसाब से वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आगे समझ में कि कैसे करेंगे, तो टाइप लिख लीजिए कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है।
क्लियर है? इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई ब्लॉक है और इधर फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.5 और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये मान लीजिए L डिस्टेंस है, ठीक। और मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलीज कर दिया। रिलीज करूंगा तो फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन उसका 60% किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लीजिए और उसका 60% किसके को लग दीजिए, ms डेल्टा टी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो वुडन या जो भी आपका ब्लॉक है इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ठीक है। सब एक ही टाइप के हैं, नहीं सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पूछता है। दे दिया तब भी हो जाएगा कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ये यहाँ से यहाँ आया तो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, फ्रिक्शन वर्क डन करेगा तो हम लोग करते हैं ना, ऐसे रब करते हैं तो हाथें गर्म हो जाती हैं, ठीक। तो फ्रिक्शन के कारण ही तो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया उसका 60% हीट में कन्वर्ट हो गया, तो कितना इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अरे उसने कहा तो कि 60% उसका उसमें चला गया, हमने उसकी, हाँ ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ही हीट जनरेट होगा और किसी के कारण नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट मानते हैं वो क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आईटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि जो स्पेसिफिक हीट है मटेरियल की, इसका मास m है और इसकी स्पेसिफिक हीट आपको दी, जो मैं डेटा ही देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा था उसने। इसके लिए कहा कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। और वो दिया S इज इक्वल टू AT² प्लस BT³, ये दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और वो फंक्शन दिया हुआ था, वो कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, Tf हो गया, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन आ गया समझ। सिंपल, अगर मैं कहता कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, टी इनिशियल से टी फाइनल तक मेरे को पहुंचना है, तो मेरे को कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। ये तो डायरेक्ट लगा देता, लेकिन यहाँ पे S कांस्टेंट था जब ये फॉर्मूला लगा रहा था, यहाँ पे S टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जब भी ऐसा कोई भी फंक्शन आता है हम लोग सबसे पहले स्मॉल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। कीजिए। आंसर नहीं, वैसे क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, नहीं आंसर नहीं है। देखिए इसको करके देखते हैं। आपने क्या कहा, किसी भी टाइम टी पे आपने मान लिया टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, कैपिटल टी। टी प्लस dt टाइम में इसका टेम्परेचर टी प्लस स्मॉल dt हो गया, ठीक।
तो t प्लस dt टाइम में मैंने कहा कि dt टाइम में आपने कितनी हीट दी होगी, स्मॉल dq हीट, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर dt टाइम इंक्रीज हो जाए। तो आपने कहा कि स्मॉल dq इज इक्वल टू m s dt, और s की वैल्यू आपको दी हुई थी 80 स्क्वायर प्लस bt क्यूब dt। अब इसको मैं क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूंगा t इनिशियल से लेके t फाइनल तक, तो टोटल हीट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एम ए टी स्क्वायर का टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, टी इनिशियल टी फाइनल, प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 4, टी की पावर 4, टी इनिशियल टी फाइनल। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एम ए बाई 3 टी फाइनल का क्यूब माइनस टी इनिशियल का क्यूब प्लस एम बी बाई 4 टी फाइनल का पावर 4 माइनस टी इनिशियल की पावर, ये आ रहा है टोटल हीट। आगे समझे? नोट कर लिया? यस सर। तो उस समय से क्या कर रहे थे? मैं तो कुछ समझा ही नहीं जाता। अब देखिए हीट ट्रांसफर, अब देखिए हीट आपकी हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, एक होता है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक रेडिएशन, ठीक। 3 मोड हैं आपकी हीट ट्रांसफर के। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की, कि कंडक्शन का मतलब होता है क्या। मैंने कहा कि एक रॉड है, आयरन रॉड ले लीजिए, और यहाँ पे आपने इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गर्म लगने लग जाता है, ठीक। अब देखिए इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। आपने जैसी हीट सप्लाई किया तो इसके जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे। ये वाइब्रेट करेंगे, इसका मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इसके कारण बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्बेंस मिलेगा ना, तो वो भी वाइब्रेट करने लगेगा, तो ये डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। अब यहाँ वाले पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगे, तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और आपने पकड़ा हुआ था, आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है? ये मीडियम ही तो है। क्या यहाँ पे हीट आपका पार्टिकल्स लेके जा रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है? नीचे रखे यहाँ, चलिए देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया, तो इसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब ये आपका वाइब्रेट करेगा तो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल जो पास वाले हैं वो डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हीट के बारे में बात करूं तो आप क्या कहेंगे, डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स वहीं पर है, वो तो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे थे, इसके कारण बगल वाला पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगा, ठीक है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यस, लेकिन क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं हीट को वहां से वहां तक?
नहीं, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज 0 बट मीडियम इज रिक्वायर्ड। थ्योरी के क्वेश्चन है, इसको लिखिए एक्सप्लेन करके। अच्छा, आज सर आए थे, उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप का बताया आप लोगों को? नहीं, अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो 5 लाख का है कैश। बता दिया था, पता है? नहीं, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों। आप AI बन ले आइए, मैं आपको 10 लाख दिलवा दूंगा। ठीक है, मैं बोल के दिलवा दूंगा। चलिए, अब आइए कन्वेक्शन पे। अब देखिए, कन्वेक्शन को अगर हम लोग समझे, जैसे कि आपने फ्लेम को ऑन किया तो इसके आसपास के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने फ्लेम लगाया तो इसके आसपास के पार्टिकल्स क्या हो गए, आपके हॉट हो गए, वार्म हो गए। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक फैन लगा दिया। ठीक है, फैन लगाया तो ये जो वार्म एयर है ये मूव करने लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं, यही ब्लोअर होता है। ब्लोअर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, कन्वेक्शन करंट पे। तो ब्लोअर आपने देखा, वहां पे क्या होते हैं, हीटर कॉइल्स होती हैं। ठीक है, जब उसको हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो क्या कहते हैं, आसपास के एयर को वार्म कर देता है और उसके पीछे एक फैन लगा रहता है। ठीक, जो हम लोग उसको जब ऑन करते हैं तो जो गर्म हवा है वो आपकी तरफ मूव करने लग जाती है। ठीक, और वैसे ही काम आप लोग घर पे भी करते हैं, जो ब्लोवर यूज करते हैं, और जो गाड़ियां वगैरह होती है वहां पे जो हम लोग ब्लोवर यूज करते हैं। ठीक है, एसी भी यही काम करता है। ठीक, जो आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं जो ड्यूअल होता है कि सर्दियों में भी काम करे और आपके गर्मियों में भी, तो वो इसी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि उसमें हीटिंग कॉइल्स होती है। ठीक है, वो सेंसर को यूज करके उस पे वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन हमारा सिर्फ कन्वेक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है? कैसे नहीं है तो एयर क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक, क्या मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? लिख लीजिए। हो गया?
देखिए इसी प्रिंसिपल पे अगर आप फ्लेम पे किसी कंटेनर को रखते हैं तो उस लिक्विड को मेरे को गर्म करना है, वो भी कन्वेक्शन करंट ही होता है। जब आपने इसको हीट सप्लाई किया तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा गर्म हो गए, ठीक है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में ज्यादा था नहीं, तो ये क्या करता है ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये ऊपर वाले पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू लोअर पार्टिकल्स क्या है, ठंडे, ठीक है, तो ये हैवी हो जाते हैं, तो ये कहाँ मूव करते हैं, नीचे, तो एक करंट सर्कुलेट करने लग जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है, इसे लिखते जाइए, ये मत सोचिए ये सब चीजें आती हैं तब भी लिख लीजिए। यहाँ पे कन्वेक्शन करंट यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को वाटर को गर्म करना है, इसको आपने फ्लेम के ऊपर रखा, तो जो वाटर्स के लोअर पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा गर्म होंगे इन कंपैरिजन टू आपके अपर वाले पार्टिकल्स, तो इसके हमारे कारण ये क्या होता है, लाइट हो जाएगा तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और हैवी पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, नीचे की तरफ, तो ये सर्कुलेशन, ये क्या है, कन्वेक्शन करंट। अरे सर्कुलर नहीं, कन्वेक्शन हो रहा है, मैं करंट का नाम दे रहा हूँ उसको, कन्वेक्शन करंट। ऐसा पाथ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि सर्कुलर ही होगा, वही बोल रहे हैं, इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते पाथ को। अब देखिए रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में आपकी कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो सन से आपकी रेज आ रही हैं वो सब क्या है, ईएम वेव्स हैं, ठीक है, जो सन से आपकी जो भी रेज आ रही है वो सब क्या है, ईएम वेव्स, लाइट भी आपकी क्या है, ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हम लोग पढ़ेंगे 12th में कि क्यों ईएम वेव्स कहते हैं लाइट को, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। वैक्यूम होता है, पूरी जगह पार्टिकल्स कहाँ है, अरे उसके बीच में क्या है, एयर, एयर होता है, वहां पे भी जिंदगी होती है। नोट कर लिया, चलिए आज यहीं तक, फिर कल हम लोग कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो चीजें हैं, कंडक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। और थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, बाबा बोल रहा हूँ, ऐसी वर्मा उठाइए, उससे पढ़िए या तो एनसीईआरटी से पढ़िए, तो क्लास में इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो मैं समझाता जो सिर्फ कहानी की तरह सुनते जाए, तो कम से कम मैं पढ़ूँ तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन हो कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, ताकि पूछें आप लोग, ठीक है, और ऐसे तो हवा में पूछ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है दिमाग में, अरे पढ़े होंगे तो लॉजिकली पूछेंगे, इसलिए बोलना थोड़ा सा पढ़ कर आइए, ठीक है। चलिए अब जिसके डाउट है वो पूछिए, और जिसका सर हो गया मैंने वो जा। टेलीग्राम पे भेजा है। अब वो मेरे स्पेस साइंस मेरे उसमें नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं, ठीक है ना, तो आप उसको किसी और से पूछें जिसको जानकारी है।
जिससे मेरे को नहीं होती है जानकारी उसमें होता होगा कुछ ना कुछ, इसलिए मैं उसको डिटेल में कुछ नहीं बोलूंगा। बुलेट तो मास उधर लगभग नेग्लिजिबल है, तो वुड का नहीं। हाँ तो उसको दोनों इंक्लूड कीजिए, वैसे इंक्लूड करने के लिए आता नहीं, वो नेग्लिजिबल हो तो उसमें हीट का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वुड है 10 kg का और जो बुलेट है वो आपने 100 ग्राम 50 ग्राम का यूज नहीं। इसमें क्या है, आपके वाटर सरफेस से लिक्विड आ गया, अब ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट हो गया इसका मतलब तो आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कितनी हीट चाहिए, 540। 540 हीट कहाँ से लेगा वो, अंदर से लेगा, तो 540 उसने ले लिया। और इसमें मेरे को पता है कि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1 कैलोरी अगर निकलेगा तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, लेकिन मैंने कितना निकाला 540, तो कितना ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा, 540 ग्राम। अरे वो कैपेसिटी है, टाइम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल हो जाता है। देखिए पहले टेस्ट वाला देख लीजिए, उसके बाद में देखिए आपने जो भेजा है उसको करवा रहा हूँ। ओके सर। A stone is tied to a string of length is built in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of the time, the speed of the stone is the lowest point. And has a speed u. The magnitude of change in its velocity is the position where the string is सर कौन सा टेस्ट है ये? horizontal. ये जो अभी जो टेस्ट हुआ था कब हुआ था ये? वेडनेसडे को। डेट नहीं दिया है, लास्ट वीक में जो टेस्ट हुआ है उसका। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्टोन है, इसको आपने हैंग कर दिया, ये जब आपका हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसमें चेंज इन द मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी एज द पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है आपको। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है u, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए आपकी v है, ठीक है, ये आपकी r है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एनर्जी थ्योरम। तो एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल है, इसको आपने रेफरेंस मान लिया, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर। तो m तो कॉमन होके कैंसिल हो गया, 2 को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। अच्छा ठीक है, उसको आखिर में पुट कर देंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gr। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gr, ये आ रहा है। ठीक, अब आपसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में। तो वैसे बोला चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v इनिशियल करूंगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट v इनिशियल का स्क्वायर प्लस v फाइनल का स्क्वायर। पुट कर दीजिए इसमें, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या है जो ये आई है, इसको इधर कर देंगे तो ये v निकाला, v इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है,
करके देखिए कितना हो रहा है। v initial स्क्वायर प्लस v फाइनल स्क्वायर, v initial स्क्वायर u स्क्वायर और v फाइनल स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gr, ये आ रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड। 2u स्क्वायर माइनस 2gr, तो 2 कॉमन हो गया, u स्क्वायर माइनस gl, जो अगर l दिया हुआ है, ये आ रहा है ना। The fin which appears bright in the reflected system will appear dark in the transmitted system and vice versa. The condition between the two large and bright appears. इसको अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी ये कौन से बता, सिंपल हार्मोनिक, हाँ ये भी रुक जाइए। ये वाला रिंग शेप कंटेंट्स टू अदर इक्वल मैसेज, ये तो करवा रहे थे ना उस दिन। सर सॉल्यूशन से सॉल्व करके नहीं आ रहा है सर, ये मैंने कौन सा नहीं पढ़ा, ये भी बताया नहीं है क्योंकि केटी से नहीं बताई है मैंने अभी तक। और सर हमने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ लिया। तो केटी से मेरे को बताने थी, जैसे मैं बता दूंगा इसको, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे को नहीं पता, नहीं इससे बोलता हूँ कि केमिस्ट्री वाले पार्ट में कुछ ज्यादा आती नहीं है, इसलिए मैं अपने लॉजिक से बताता हूँ कुछ। T is equal to 2h upon g, इसमें क्या बताऊं? तो 2h कितने हैं, 16 डिवाइडेड बाई 25, 4/5 आएगा। अरे ठीक है, इतना परेशान क्यों है इसके लिए? A particle starts its motion from the rest under the action of the constant force of the distance covered in the first 10 seconds is action, and that covered in 20 seconds is action. Then common acceleration, मान लीजिए एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सीलरेशन a है, 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये x दिया हुआ है इन 10 सेकंड, और दिया हुआ है y डिस्टेंस इन 20 सेकंड, तो ये कितना होगा, ये पूछ रहा है। Then cover then S2, अच्छा S2 और x और y के बीच में रिलेशन निकालना, नहीं हो जाएगा? S is equal to ut plus half at square, तो पहले वाले केस में s की वैल्यू कितनी है, x है, तो x is equal to u तो 0 हो गया, हाफ a t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, अब यहाँ पर आइए इस वाले में, तो y is equal to ut तो 0 है, हाफ a 20 का स्क्वायर, इधर से इन दोनों को डिवाइड करिए, दोनों को डिवाइड करिए, रेडियोएक्टिव डिके, रेडियोएक्टिव डिके अभी नहीं है, 12th में मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूला ही नहीं पता। ये भी हम लोग पढ़ेंगे 12th में, ये भी हम लोग करेंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। नहीं, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 मीटर हाइट जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हाइट पे जी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो कितना चेंज हुआ टाइम पीरियड, और 3 balls ABC are thrown from height h is equal to speed upward, downward and horizontal. What is the relation between the crowd? सेम होगा,
आंसर की में गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? पार्टिकल मूव्स डायरेक्शन एक्स एंड टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये तो क्लास में करवाया है। x इज इक्वल टू 1/t प्लस 5, जो भी है इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 1/t मान लीजिए, t प्लस 5 से क्या फर्क पड़ता है? 1/t, तो dx ओवर dt कितना हो जाएगा? -1/t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब dv/dt कितना हो जाएगा? माइनस t की पावर कितनी है? -2 है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? -2 t की पावर -3, तो -2 डिवाइडेड बाई t2, तो ये कितना हो जाएगा? +2 डिवाइडेड बाई t2। अब यहाँ पे आपने ये क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए 1/t इज इक्वल टू v की पावर 1/2। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 1/t का क्यूब। 1/t को क्या लिखा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करोगे, t का डिफरेंशिएशन करो, सेम ही आएगा। अरे प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। एक्सीलरेशन जो है 2 बार डिफरेंशिएट के इक्वल टू 0 कर दीजिए। सर इसका आंसर 3 आ रहा है सर, x दे रखा था मैंने, सर डिफरेंशिएट करके सब वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी में तो x का उसको 0 रख दिया, इसका 3 आ रहा है। पुट कर दीजिए जो भी आप। सर 21 21 केमिस्ट्री वाला तो पूछा। 20 और ये तो क्लास में करवाया हुआ है। जो क्लास में क्वेश्चन करवाता है वो पूछते हैं। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, तो इस वाले पॉइंट पे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? निकाला ना। देखिए ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाते ही करवाता हूँ क्लास में। देखिए वैल्यू छोड़ दीजिए 30 40 जो भी दिया हुआ है। एक्सीलरेशन ए मान लीजिए, और ये भी x है, ये भी x है, तो एक बार निकाल लीजिए। एक बार ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। हाँ हाँ, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 ऐसे कुछ आता है। सर आप बोल रहे थे ना कि मेरे पता था उसके बाद अच्छा हो जाएगा। तो इसको बोनस में दे तो दिया मैंने। नहीं सर, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, नहीं फिर तो हमें वही एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगाना है, मैं ध्यान से पढ़ा नहीं था। फ्रीक्वेंसी पूछ A particle is located at x equal to t is equal to the charge number with a positive velocity that is particle time। इसमें क्या डिफरेंशिएशन ये तो करना है। v is equal to a under root x, v को क्या लिखेंगे? dx over dt। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेलोसिटी और उसके बीच में रिलेशन निकालना है, x और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हो तो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा x और t की बीच में आ जाएगा। रिलेटिव एरर आपको एरिया में दिया होगा।
ये क्या है? क्यूब स्फीयर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर निकल जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3। फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ाया तो था, डिफरेंशिएट करके मैंने बोला था कि जो पावर में होता है, ये याद है नहीं? हो गया, हो गया। चलिए दीप्ति आपके क्वेश्चन का, यस सर। एक ही क्वेश्चन कितनी बार बताऊं? जानशु कितनी बार बताऊं? ये 5वीं बार बताने लगूंगा मैं। कॉपी में कि क्या करते हैं, अभी मैं लिखवा दूंगा, फिर तो ऐसे ही चल जाएगा, फिर 10 दिन के बाद पूछेंगे। इसके बाद देखेंगे ना कि कौन सी हीट ज्यादा है। अब ये वाला हीट ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, ये तो दे ही रहा है। अगर ये वाला हीट ज्यादा हो तो जैसे निकालना पड़ेगा, बस। तो यहाँ तक पहुंच गए, हीट निकालेंगे तो ये क्या होगा? अगर वाटर है तो कन्वर्ट होता है, नीचे जाते रहेगा, डाउन होते रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट दूंगा तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, बस वही कॉन्सेप्ट है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, बस वही है। देखिए आयरन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, इसको हमने क्या किया? एच हाइट से ड्रॉप किया, एच दिया हुआ 10 मीटर। आफ्टर कोलाइडिंग विद द ग्राउंड इट लूजेस 25% एनर्जी। अब ये यहाँ पे जब टकराएगा तो ये कितनी एनर्जी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है? mgh। तो mgh का 25% मतलब कि 1/4 इसमें कन्वर्ट हो रहा है हीट में, हो जाएगा दिप्ति? सर इसने इसको 3/4 किया है आंसर में। अच्छा 25% सराउंडिंग में चला गया, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25% आपका सराउंडिंग में चला गया, बचा कितना उसके पास? 75%। वो एनर्जी यूज हो रही है किसमें? हीट में। वो लिख रहा है कि सराउंडिंग में चला गया, ठीक है सर। ठीक है, वो हीट में यूज नहीं हो रहा। आ गया सर। 3/4 है। जाइए आप लोग बोले। देखिए ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, ये हाइट मान लीजिए h1 है, ये हाइट आपकी h2, यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी हुई है और यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है, और एरिया भी दिया हुआ है यहाँ, और ये भी एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे बोला कि जब पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है तो वर्क डन पर यूनिट बाय द प्रेशर एंड द ग्रेविटी फोर्सेस एज द फ्लूइड मूव्स फ्रॉम P to Q। सिंपल बर्नौलीज को अप्लाई कीजिए, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ से यहाँ तक लिक्विड मूव किया तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर कितना वर्क डन करता है? याद कीजिए, उनको बेसिक जब डेरिवेशन करवाया था तो क्या लिखा था? फोर्स, फोर्स कितना है? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पर सेकंड? वेलोसिटी इनटू एरिया,
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम निकाला था ना, यस सर। ये फोर्स हो गया और ये क्या लिखा था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, v1। तो फोर्स इनटू ये आपको क्या देगा, वर्क डन बाई प्रेशर। और जो आपकी Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी है रो GH, यही क्या होता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। Yes, sir. बस वैल्यू पुट की आंसर आ जाए, तो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की उसने सारी चीजें दे दी। Okay, sir. जैसे वो सिंपल प्रेशर एनर्जी पूछ रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. यहाँ से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ की प्रेशर एनर्जी डिफरेंस निकाल लीजिए। जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी होगा वही क्या होगा, वर्क डन बाई प्रेशर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी। ठीक है सर। क्या, हाँ ये बता दें। देखो डेरिवेशन को देखिएगा फिर से दोबारा, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था। ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या होता है, mgh, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही है। जो आपने अगला क्वेश्चन पूछा है पिस्टन वाला, हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे ये क्वेश्चन। ओके ठीक है, सर। स्प्रिंग लगा के ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है सर। और ये जो आपने पिला है, ये जो आपने पूछा है, ये पॉइजन्स फॉर्मूला है। ठीक है, ये अभी मैंने आप लोगों को करवाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आईटी में आता है, आईटी वालों ठीक को है अलग से सर। करवाना है, तो उस समय ये पॉइजन्स से रेशियो क्या होता है वो आपको मैं बता दूँ। ठीक है जब सर। हम लोग करंट इलेक्ट्रिक थ्योरम से करते हैं, करंट निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम लोग लिक्विड का फ्लो निकालते हैं कि कैसे फ्लो करता है, कितनी स्पीड से करता है। ओके सर। ठीक है, नहीं पॉइजन रेशियो नहीं, एक पॉइजन फॉर्मूला होता है फ्लूइड में, वो सिर्फ आईटी वालों में, इसलिए नीट वालों को साथ में नहीं बताया। रॉकेट प्रोपल्शन भी आप लोगों को सबको साथ में बताना है, मेरे को याद है। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर, यही था। ठीक है, थैंक यू सर।